रिबेलियन या हमें ये डिफायंस की तरह दिखता है। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सोचिए कि एक बच्चा है, उसका क्लास 10th क्लियर हुआ है, वो अभी 11th में गया है एंड नए नए दोस्त मिले हैं, थोड़ा फ्रीडम उनको लगा है। अच्छा, 10th पास करने के बाद हम फ्री हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ बिग एक अचीवमेंट होता है उनके लिए। और अब वो चाहते हैं कि घर में मुझे इतना रोके नहीं, अगर मैं ट्यूशन से आधा घंटा लेट घर जाऊं तो मुझे रोका नहीं जाएगा। ऑब्वियसली उसको मन करेगा मैं अपने दोस्तों के साथ रहूं, दोस्त मुझे एक्सेप्ट करे, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं। तो क्या, उसकी मम्मी चिल्लाने लगी या डांटने लगी कि तुम इतना लेट क्यों आए, ठीक है, ये कोई टाइम होता है आने का, घर में पढ़ना नहीं है, होमवर्क नहीं कंप्लीट करना है। और बच्चा चिल्ला देता है कि आप लोग मुझे कभी नहीं समझते हो, हर कोई लेट जाता है, उनके घर में कोई कुछ नहीं बोलता है, आपको ही सिर्फ प्रॉब्लम होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इससे बड़ा झगड़ा हो जाता है। राइट, हमने ये क्या देखा कि बच्चा बात नहीं मानता है। राइट, एक और एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि आप इस टाइम से इस टाइम पे पढ़ोगे, आप इस टाइम फोन नहीं देखोगे, वो बोलेगा ऑब्वियस बात है, सबके पास फोन होता है, आप ही लोगों को जितना प्रॉब्लम है मेरे फोन यूज करने से, ऑब्वियसली नॉट वेरी हेल्पफुल। राइट, कि आप ही लोग मुझे सबसे ज्यादा रोकते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास स्मार्टफोन होता है, मेरे सारे फ्रेंड्स चैट करके पढ़ाई करते हैं ग्रुप में, मेरे सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करते हुए पढ़ते हैं, आप ही को प्रॉब्लम है मेरे फोन यूज करने से, मैं पढ़ तो रहा हूँ। अब ये छोटी सी चीज को बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप मिल जाता है। जनरली पेरेंट्स को ये लगता है कि यार बच्चा डिफाई कर रहा है, हम जो भी कर रहे हैं उसको चैलेंज कर रहा है, ये डिफायंस है, दिस इज अनहेल्दी, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट हम इसको डिफायंस की तरह नहीं देखकर अगर सिर्फ आइडेंटिटी फॉर्मेशन की तरह देखें तो आई थिंक ये बहुत इजी होता है समझना कि वो रिबेल क्यों कर रहे हैं, वो क्यों जो सेट रूल्स हैं, सेट नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी लाइक अंडरस्टैंडेबल अगर हम ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन याद रखें। कभी कभी बच्चों का आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी इतना इजी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि अच्छा मुझे ऐसा आइडेंटिटी चाहिए, मुझे पापा जैसा बनना है, या मुझे मम्मी जैसा बनना है, या मेरे रोल मॉडल कोई एक्टर है या क्रिकेटर है, मुझे ऐसे बनना है, उनको ये क्लियर नहीं होता है। तो वो आइडेंटिटी के उस एक्सपेरिमेंट में ना, वो एक रोल को लेकर, उनके रोल को लेकर एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा रोल कैसा होना चाहिए, मैं कहाँ चिल्ला सकता हूँ, कहाँ नहीं चिल्ला सकता हूँ, ये समझने में उनको कुछ साल लग जाते हैं, विच इज वेरी नेचुरल। हम समझेंगे क्यों ये नेचुरल है। और उनको ये भी खुद में समझना होता है कि यार मेरे पेरेंट्स डिक्टेट करते हैं मेरी लाइफ को, ऑब्वियसली करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स के इस सेट किए हुए दुनिया के बाहर मैं कौन, उनके नैरेटिव, उन्होंने जो सेट किया है कि तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, इसके बाहर मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी होनी तो चाहिए। तो इसको एस्टैब्लिश करने में कभी कभी वो अग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें पेशेंस थोड़ी कम होती है। ऑफ कोर्स वो हार्मोनल का एक, वी विल अंडरस्टैंड, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है। सो ये दिखता बड़ा केओटिक है कि बच्चा रिबेल कर रहा है, और टीनेज या एडोलेसेंस में ये रिबेलियस हो जाते हैं बच्चे। जरूरी नहीं है कि वो रिबेलियस हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो डिफाई कर रहे हैं। जैसे कभी कभी वो अपना एक बहुत सिंपल सा कॉमन एक एग्जाम्पल है, बच्चे बाल नहीं काटना चाहते हैं उस एज में, ठीक है, या फिर उनका एक सेट स्टाइल वो रखना चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही दिखना है, और इसको लेकर लाइक बड़े एलोंगेटेड झगड़े होते हैं घर में। तुमको पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुमको बाल काटने पड़ेंगे, तुमको ऐसा नहीं अलाउड है, और बच्चा बोलता है अरे अभी अभी तो मैं 11 में आया हूँ या 9th में आया हूँ, मेरे इस फ्रेंड ने ये किया है, उस फ्रेंड ने वो किया है, मैं क्यों नहीं कर सकता। सो ये बड़ा कॉमन है, बट कभी कभी ये एक लिमिट से बाहर चला जाता है, कभी कभी ये इतना हेल्दी फॉर्म में नहीं रहता है, कभी कभी इट बिकम्स अ बिट इंटेंस। हम थोड़ा समझते हैं, क्या ये हमेशा लाइक क्या वो बच्चे जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि यार मुझे पेरेंट्स के नाक में दम करना है, या फिर क्या वो ऐसा जबरदस्ती करते हैं कि नहीं मुझे मेरा पेरेंट मेरे लिए विलन है तो इसको परेशान करना है, ऐसा है क्या? नहीं, राइट, ऐसा नहीं होता है। वो नहीं चाहते हैं कि हम पेरेंट्स को परेशान करें। कभी कभी रिबेलियन कैन बी अ क्राई फॉर हेल्प। कभी कभी वो अपने इमोशंस को ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनके इमोशनल नीड्स क्या हैं, तो कभी कभी ये सिर्फ एक क्राई फॉर हेल्प होकर रह जाता है। मतलब अगर कोई पेरेंट बच्चे को कंट्रोल कर रहा है एंड इन द हेल्दीएस्ट पॉसिबल वे, हम एक बहुत हेल्दी एग्जांपल से भी देखते हैं, अगर कि बच्चे को पढ़ाई में
ताकि वो पढ़ाई में पीछे ना आ जाए। तो बच्चे को बार बार पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो, बट ये जो बार 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 बोला जा रहा है, बच्चा फील कर रहा है कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट बच्चा गलत नहीं फील कर रहा है, हम कर रहे हैं उसको कंट्रोल। हमें, हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए ये क्लियर है कि हम उसको उसकी अच्छाई के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, बट है तो वो कंट्रोल ही। तो कभी कभी ये प्रोटेस्ट, कभी कभी ये रिबेलियन उस कंट्रोल के अगेंस्ट होता है कि मुझे कंट्रोल मत करो। कभी कभी ये एक रिएक्शन होता है कि यार मैं बोलने से, अगर कुछ बच्चों के लिए क्लियर होता है कि मुझे क्या चाहिए, उन्होंने कन्वे भी किया, बट कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझ पाए। या तो पेरेंट्स बिजी हैं इसलिए नहीं समझ पाए, या बच्चे ने उस भाषा में एक्सप्रेसिंग ही बच्चे को करना आता है कि जिस तरह से पेरेंट्स को समझ में आए। होता है ये कभी कभी। इस कम्युनिकेशन गैप के चलते बच्चे को लगा कि यार मेरे पेरेंट्स बॉदर्ड ही नहीं है मेरी फीलिंग्स को लेकर या मेरी जरूरतों को लेकर, तो इनको बोलना ही बेकार है। तो जब भी ऐसा कोई भी वाक्य आया, कोई भी इंसिडेंट आता है, बच्चा या तो अग्रेसिव हो जाता है या बिल्कुल ही शट डाउन कर जाता है कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, रूम बंद कर लेगा बाउंड्री सेट करने के लिए। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन एग्जाम्पल। इस एज में बहुत सारे बच्चे दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं कमरे की, एंड पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। ओके, पेरेंट्स का भी अंडरस्टैंडेबल है कि बच्चा क्या कर रहा है, आजकल फोन में, कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, अनहेल्दी, अनसेफ चीजें होती हैं, तो आप दरवाजा मत बंद करो। बच्चे को शायद सिर्फ थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, ये जरूरत है उसकी, एक बेसिक नीड है उसकी, कि उसकी आइडेंटिटी फॉर्म करते करते उसको थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत महसूस हुई और वो चाहता है उसे एस्टैब्लिश करना। राइट? हम इसको मैंने, आई हैव अ सेट ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने मुझसे ये कहा कि वो जरूर कोई गैम्बलिंग में उलझ रहा है, वो शामिल हो रहा है किसी गैम्बलिंग, वो गैम्बल कर रहा है शायद, इस वजह से वो दरवाजा बंद करके कुछ करता है ताकि हमें पता ना चले। दिस इज एब्सर्ड। हम क्या करते हैं पता है, हम अपनी एंजाइटी को बच्चे के बिहेवियर के ऊपर एंग्शियस होकर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बच्चा कुछ गलत ही कर रहा होगा अगर वो प्राइवेसी चाहता है तो। ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बच्चे की कोई और तकलीफें होती है इमोशनल, जो वो पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाता है फॉर वॉट एवर रीजन, और उसे कवर करने के लिए वो या तो इरिटेटेड रहता है या फिर वो शेयर करने से वो डिस्टेंस चाहता है, वो प्राइवेसी चाहता है, और हम बहुत बार इसे मिस कर देते हैं। कभी कभी पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लाइक उसको तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, उसको क्या प्रॉब्लम है, सब तो ठीक है, राइट? बट ऐसा नहीं है। कभी कभी उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं और उसके एज में उसकी प्रॉब्लम्स काफी बड़ी हैं उसके लिए, राइट? कभी कभी अनमेट इमोशनल नीड्स का भी एक सिग्नल होता है। अगर किसी बच्चे को बहुत वो अटेंशन नहीं मिला फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स से, जो उसको अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से मिलना चाहिए फॉर वॉट एवर रीजन, ऑफकोर्स हम नोइंगली नहीं बच्चे को डिप्राइव करते हैं, बट कभी कभी वो नहीं मिला, लेट्स से, उसके इम्पैक्ट से भी ये होता है कि यार वो थोड़ा लाइक डिस्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है कि नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं इनसे बात करना, मुझे चाहिए ही नहीं कि ये लोग घर पे रहे या फिर मुझसे बात करे या मेरे पास उनको वो एक्सेस हो मेरा, राइट? कभी कभी अगर हम गुस्सा देख रहे हैं बच्चों में, बहुत ज्यादा अग्रेशन देख रहे हैं, अच्छा बहुत ज्यादा भी नहीं बट एटलीस्ट गुस्सा बार बार देखने को मिल रहा है, तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें देखें, उनके उस डिस्कम्फर्ट को देखें, उनको एक्नॉलेज करे, उनकी फीलिंग्स को, उनके सोच को एक्नॉलेज करे। कभी कभी सिर्फ ये इतना ही होता है। कभी कभी अगर वो विथड्रॉ कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि उसे अगर नहीं समझा गया हो या फिर उसे अनहर्ड फील किया हो उसने, तो इन दैट केस वो विथड्रॉ कर लेता है, वो पूरी तरह से खुद को दूर करने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे रिस्क लेते हैं बहुत ज्यादा इस टाइम पे, जैसे बहुत तेज बाइक चलाना, घर में अगर मना किया है कि नहीं आप बाइक नहीं चला सकते, तो वो दोस्तों की बाइक को लेकर चलाएगा। और ऐसे ये बहुत, लाइक देयर वाज अ पर्सन, वो शायद वैसे ही क्लास 9 या 10 में था, और उसके घर वालों ने उसे बाइक नहीं दिया, स्कूटी नहीं दिया, कि आप बहुत बिजी रोड है, आप साइकिल में जाओ, नहीं तो हम आपको लेने जाएंगे स्कूल या ट्यूशन जहां भी जा रहे हो। तो वो क्या करता था, क्लास बंक करके वो बाइक चलाना चलाता था, और वो वो एक्सट्रीम तक, 2-3 घंटे वो सिर्फ बाइक चला रहा है दोस्तों के साथ। एंड उससे जब बात किया सबने कि क्यों ऐसा कर रहे हो, उसने कहा मुझे कुछ फील करना है, मेरे पेरेंट्स को मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, तो मुझे लगता है मैं भी अपनी फीलिंग्स को भूल जाऊंगा अगर मैंने खुद को स्टिमुलेट नहीं किया।
सो कभी कभी रिस्क टेकिंग कैन बी अ सिग्नल कि वो अंदर ही अंदर एम्प्टी फील कर रहे हैं। और या जब ऑब्वियसली पेरेंट्स हेल्दीली नहीं कन्फ्रंट करते हैं, पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, तो उसका वो अग्रेशन से जवाब देता है, राइट? सो कभी कभी वो सिर्फ स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज वो एम्प्टी फील कर रहा है। रूल्स, ऑफ कोर्स बच्चे रूल्स ब्रेक कर रहे हैं टीनेज में या एडोलेसेंस में, वो अगेन वो कंट्रोल कि हर रूल मुझे फॉलो करना जरूरी नहीं है। कैन आई टेक बैक द कंट्रोल? क्या मैं उसका अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ? कुछ चीजें जैसे नॉर्मल होती हैं, राइट? जैसे कभी कभी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर करना। कौन सी बिहेवियर हम कैसे समझे कि कौन सा कंसर्निंग है रिबेलियन और कौन सा सिर्फ रिबेलियन है, वो नॉर्मल है। सो जैसे कभी कभी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, आप लाइक पेरेंट्स के वैल्यूज या पेरेंट्स के रूल्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर करना इज ओके। कभी कभी मूड स्विंग होना इज ओके। बट अगर कहीं अग्रेशन लाइक चीजें तोड़फोड़ हो रही है, या फिर हर दिन ऑलमोस्ट अग्रेशन हो रहा है, दोनों तरफ चिल्ला रहे हैं, पेरेंट्स भी चिल्ला रहा है, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, या फिर दरवाजा बंद करके फॉर आवर्स बाहर नहीं आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सेल्फ हार्म की कोशिश कर रहे हैं, इन दैट केस हमें थोड़ा कंसर्न होना चाहिए एंड मे बी एट दैट टाइम वी शुड गो टू अ प्रोफेशनल। हम थोड़ा सा बच्चों की बायोलॉजी को समझते हैं, ठीक है? मैंने कहा एडोलेसेंस करीब 11-12 साल से शुरू होकर बायोलॉजिकली वो खत्म होता है एट द एज ऑफ 22, 24, 25 ऐसे, ठीक है? क्यों होता है? हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर इमोशंस को गवर्न करता है, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, हमारे ब्रेन के बेस में वो होता है, ये पहले लाइक रेडी हो जाता है, बहुत अर्ली ये डेवलप होता है। तो बच्चे इमोशंस, रिवॉर्ड्स, प्लेजर, ये सब बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है? एकदम बचपन से ही वो समझते हैं, बट टीनेज में ये बहुत डोमिनेंट होता है। इमोशंस, रिवॉर्ड्स, रिस्क टेकिंग, ये ऑब्वियसली प्यूबर्टी में हाइटेंड हो जाता है, क्योंकि प्यूबर्टी के जो हार्मोन्स होते हैं वो हमें इन चीजों को लाइक थोड़ा इंटेंसिफाई कर देते हैं। इससे एडोलेसेंस में ना ये थोड़े इमोशंस ड्रिवन होते हैं, वो हर इमोशन को थोड़ा ज्यादा फील करते हैं, हर डिस्कम्फर्ट को थोड़ा ज्यादा फील करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है उनके लिए। उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है अगेन फॉर द लिम्बिक सिस्टम कि पीयर अप्रूवल उन्हें मिले। वो जिनके साथ हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके साथ घूमने वाले हैं, वो उन्हें अप्रूव करे कि मेरे क्लासमेट्स मुझे अप्रूव करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे अप्रूव करते हैं, तो वो मुझे अप्रूव करे, इसलिए वो बहुत सारी चीजें बच्चे करते हैं। सो दिस इज वेरी बायोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि हम कई बार मैंने पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि अपने दोस्तों की तरह बनना चाहता है। इट्स ओके। अगर पेरेंट्स हमें लगता होगा कि यार ये गलत है, मे बी दोस्त हमेशा सही रास्ते पे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट बच्चा अपने दोस्तों के जैसा बनना चाहता है, ये नॉर्मल है। उसका ब्रेन उसे यही कह रहा है कि मुझे इनकी तरह ही बनना है, ये मेरे पियर्स हैं, राइट? हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सामने वाला, जो हमारे सोचने की, जजमेंट करने की, कॉन्सिक्वेंस सोचने की, समझने की जो क्षमता है, ये बहुत डिलेड, बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है और बहुत लास्ट में डेवलप होता है। ये कंप्लीटली डेवलप होते होते करीब 24-25 साल लगता है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, हर किसी का नहीं, बट करीब 24-25 साल तक ये सामने वाला पोर्शन डेवलप होता है ब्रेन का। तो जब बच्चा, ये हम पेरेंट्स को बोलते हुए सुनते हैं ना कि तुमने सोचा नहीं ये करने से पहले, वो कैसे सोचेगा? उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है उतना तक कि वो सोचे कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, होता ही नहीं है। ये जो सोचने समझने की शक्ति जो एडल्ट्स में होती है एज पेरेंट्स, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एडोलेसेंस में वो बच्चा, वो तो बड़ा हो गया, बच्चा थोड़ी है, उसको समझना चाहिए क्लास 9 में, 10 में, 11 में, या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसको समझना चाहिए। बायोलॉजी उसे नहीं समझने देती है, उसका ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता है कि वो समझे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, बट लाइक इमोशन से बाहर जाकर जो समझने की जरूरत पड़ती है, जो एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है, वो उसका ब्रेन नहीं कर पाता है। प्लानिंग, इम्पल्स कंट्रोल, कि अच्छा मुझे अभी जाने का मन कर रहा है तो मैं घर में झगड़ के भी चला जाऊंगा, ये उनमें बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज उनका इमोशन ड्रिवन होता है। तो वो कहते हैं कि उसका इमोशन कहता है कि मुझे अभी जाना है, रोकने वाला जो मैकेनिज्म है वो रेडी नहीं होता है, तो वो इम्पल्सिव हमें इसीलिए ज्यादा दिखते हैं। सो इट इज नॉट दैट एडोलेसेंस डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करना, बट अगर हम इसे समझ के हैंडल करें, बच्चों में क्या हो रहा है, कैसे वो फंक्शन करते हैं और हमें उसके लिए क्या करना है, अगर ये हम समझ पाए तो ये बहुत इजी होता है हैंडल करना।
मेरे पास बोलने के लिए जो है, रिबेलियस नेचर के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है फैमिली डायनामिक्स का। फैमिली डायनामिक्स मतलब जो एडोलेसेंट है, जो बच्चा है, वो जिस फैमिली में बड़ा हो रहा है, तो वहाँ उनके पेरेंट्स ना उनके साथ इंटरेक्ट कैसा करते हैं, ये उनके इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज्यादा एक अफेक्ट डालता है। इसके उसमें सबसे पहले आता है कि अगर पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल है। इमोशनली अनअवेलेबल रहना मतलब हम बच्चे का ना, बच्चा अगर किसी डिस्ट्रेस में है तो हम उसको नहीं देख पाते। अगर वो हमसे आके कुछ बात शेयर करना चाहता है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करना मतलब उसे उसकी बातों को, उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को ना वैलिडेट ना करना। जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि स्कूल में आपका बच्चा गया है और स्कूल में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। उनके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, झगड़ा हो गया, किसी टीचर ने डांट दिया, एग्जाम्स में मार्क्स कम आए, या एग्जाम्स आज था तो वो कवर अप नहीं कर पाया और उसे बहुत बुरा लग रहा है। तो आप जब घर में आ रहा है, सपोज एग्जाम आपने पूछा कैसा एग्जाम किया, तो नहीं ठीक था, अच्छा नहीं था, मतलब वो क्लियरली बोल भी नहीं पा रहा कि एग्जाम गया तो गया कैसा। और फिर आप कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं कि ये शायद परेशान है, ये थोड़ा दुखी है, लेकिन आप उसके दुखी होने को, या फिर वो जो टेंशन में है, वो जो थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप उसको देखते हुए भी ना आप उसको कुछ और ही कह रहे हैं कि क्यों एग्जाम कैसे खराब किया, कल तो सारा सॉल्व किया था। या फिर बहुत ज्यादा हार्श कमेंट कर देते हैं कि साल भर तो पढ़ाई तुम करते नहीं हो, सारा दिन तो टीवी देखते रहते हो, ट्यूशन वगैरह भी बंक करते हो, तो कहाँ से तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से इमोशनली अनअवेलेबल मीन्स उनके नीड्स को हम नहीं समझ पाते। नीड्स मतलब फूड, क्लोथ, प्रोटेक्शन नहीं, बट इमोशनल नीड्स, कि उनके इमोशंस को पहले तो समझना, रिकॉग्नाइज करना और उन्हें वैलिडेट करना, और उन्हें ये भरोसा दिलाना कि तुम अपने इन इमोशंस को हैंडल कर सकते हो। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो एडोलेसेंस है ना, वो अनहर्ड फील करते हैं कि मेरी बात को कोई सुनने वाला है नहीं, और ये ना उनको पता भी नहीं चलता, ये थॉट्स उनके मन में नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं वो पीछे पीछे धीरे 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 ना रिजेक्टेड फील करते रहते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको ये समझ में भी नहीं आता कि वो ऐसा फील कर रहे हैं। अब इसके बाद है, अब इससे होता क्या है, जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो तो वेंट आउट नहीं हो रहा, वो बाहर नहीं निकल रहा, वो मन ही मन में है, वो जमा होता जा रहा है, और वहां से फिर तैयार होता है एंगर, सैडनेस है, कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, या फिर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। बॉडी में चेंजेस तो आते ही हैं। जनरली जो लड़कियां होती हैं वो पीरियड्स को लेकर भी ना बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करती है, तो उसको भी वो नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, जैसे कि मेरे पहले स्पीकर्स ने भी ऐसा कहा। तो नाउ अभी उसको क्या करे, उस फीलिंग से, जो मन में जो उनको इतना डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अब उसको निकाले कैसे। तो आप कुछ भी उससे बात करने जाएंगे, उनका फिर एंगर ही सामने आएगा। और यहाँ से फिर नेक्स्ट एक फैमिली डायनामिक्स में आता है, वो है पेरेंट्स का अपना कॉन्फ्लिक्ट। लाइक उनके मन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारा भी एक बचपन रह चुका है, वहाँ के चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमास वगैरह होते हैं, तो अगर वो ट्रॉमा अभी भी हमारे मन को तकलीफ दे रहा है, या फिर हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हमारे प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हमारा मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम्स भी ना, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ना उसको सोक करते हैं। पेरेंट्स कह सकते हैं कि नहीं, ये सारी बातें तो हम उनसे कभी शेयर नहीं करते, कभी उन्होंने नहीं सुना कि हमारे मन में क्या चल रहा है। नहीं, आप जरूरी नहीं है कि आपको बोलने की जरूरत है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से आप किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं। आप अगर कहीं चुप के रो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा एंगर में हैं, तो दे ऑब्जर्व, उनकी आंखें, उनका मन, उनका जो ब्रेन है ना, वो सब देखता है। तो फैमिली डायनामिक्स में पेरेंट्स का मन में चल रहे जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैशेस है, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो यहाँ से बच्चा जो है ना, वो इमोशनली इनसिक्योर फील करता है, उसे नहीं समझ में आता, वो कंफ्यूज्ड रहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है,
मेरे फैमिली पैटर्न्स क्या है, क्या हो रहा है, पेरेंट्स क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर मेरे फ्रेंड के घर में मैं जाता हूँ तो वहाँ तो पेरेंट्स बहुत हैप्पी रहते हैं, वो उनके बच्चों की बात सुनते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं सुनते। तो यहाँ हो सकता है आप समझ सके कि किस तरीके से एक बच्चा ना अपने आप से लड़ाई करता है, अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को ना वो समझ पाता है, और समझने की कोशिश भी कर रहा होता है तो उससे कोई हेल्प नहीं मिलता। तो अभी हम करें क्या, स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे ये जो एक रिबेलियस जो नेचर है, ये जो बच्चों का जो एक रूड बिहेवियर है, ये इसको कैसे मैनेज करें। तो स्ट्रैटेजीज बोलने से पहले ना मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जब भी हम अपने बच्चों में ना ऐसे बिहेवियर देखते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को सबसे पहले उनको हैंडल करना समझे, उन्हें कैसे मैनेज करना है, उन्हें समझना कैसे है। और कोई भी ऐसे एक मतलब वायलेंट अगर कुछ भी घर में होता है कि आपने कुछ कहा, वहां से आपका बच्चा जो है रूड बिहेव कर रहा है, चिल्ला रहा है, आपसे कुछ उसने डिमांड किया और आपने ना कहा, और ना कहने से ही वो मतलब बहुत ज्यादा एंगर में चला गया, फिर आपने उसका उल्टा जवाब दिया। तो ऐसा कोई भी एक सिनेरियो में ना आप अपने आप को कैसे काम रख सकते हैं, कैसे कंपोज रख सकते हैं, पहले इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम जब तक ये नहीं सीखेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी मेथड, कोई भी स्ट्रैटेजी फिर ना वो काम नहीं आती। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी जो है वो है बाउंड्री को सेट करना। बाउंड्री सेट करना मतलब आपके बच्चे का जो भी बिहेवियर है जिससे आप बदलना चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते कि नहीं इसे चेंज होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल दिया था ड्राइव करना, लाइक बहुत ज्यादा स्पीड वे में जो है आपका टीनेज, वो बाहर ड्राइव कर रहा है, 2-3 घंटे से बाहर है, आपको कुछ पता नहीं। तो बाउंड्री सेट करना, जब भी वो घर में आएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना टेम्पर नहीं लूज कर सकते। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा टफ भी है, लेकिन इट्स नॉट इजी। आप देख रहे हैं आपका बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, और तब एक ऑटोमेटिक हमारे मन में टेंडेंसी आ जाती है दैट मुझे इसको गुस्से में डांटना है, क्योंकि इसको डांट लगाएंगे ना ये तभी सुधरेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डांट खाते खाते ही तो अभी ऐसा कर रहा है, क्योंकि जब भी उसने बचपन से कुछ भी गलत एक्टिविटी किया था ना, कुछ भी ऐसा किया था, तो उसने डांट ही खाई थी। वो बिहेवियर के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव एक बिहेवियर भी हो सकता है, ये उसने कभी समझा ही नहीं। और अभी भी आप वही किए जा रहे हैं। वो ड्राइव कर रहा है किसी भी वजह से, लेकिन आप फिर से उसको डांट लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो मैं ये कर दूंगा, बाइक की चाबी ले लूंगा, बाइक बंद कर दूंगा, दोस्त के घर पे जाना तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। तो हम इस तरीके से, ये भी ना एक तरीके से बाउंड्री सेट करना ही होता है, लेकिन बाउंड्री को जो हम सामने लेके आ रहे हैं ना अपने बच्चे के, तो वो भी बहुत रूड वे में लेके आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप देख रहे हैं आपका बेटा घर पे आया है 2-3 घंटे लेट है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सबसे पहले तो ओके, कम होम, अपना डिनर करो, जो भी तुम्हारा कुछ है, और थोड़ी देर बाद ना हम शांति से बैठ के बात करेंगे। बात जब हम करना शुरू करेंगे तो आपके मन में जो एंजाइटी चल रही थी, जब आपका बेटा या बेटी जब घर पे नहीं था, तो उस टाइम पे आपके मन में जो एंजाइटी चल रही थी ना, बस उसको बहुत ही केयरिंग वे में आप सामने लाने की कोशिश कीजिए कि तुम्हें पता है जब तुम 2-3 घंटा घर पे नहीं थे तो आई वॉज वेरी वरीड, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं तुम कहाँ चले गए। बस ये इतनी सी बात, और फिर उसके साथ कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट ये कहने के बाद अगर वहां से कुछ एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि नहीं मम्मी मेरा दोस्त था, उसने कहा कि चलो राइड पे चलते हैं, अब ऐसा वो जब कहना शुरू कर रहा है ना, यहाँ आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लिसनिंग। जब वो बात करना शुरू कर रहा है देन यू हैव टू लिसन। और लिसन, सुनना मतलब विदाउट एनी जजमेंट। वो जो भी कह रहा है ना, कहते कहते जब वो अपनी बात ऐसे कह रहा है ना, तो आपके मन में ना, आपका बैक ऑफ द माइंड में ना वो गुस्सा फिर से आ सकता है कि अच्छा तुम्हारे लिए दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं पता इस तरीके से बाइक नहीं चलाते। ये बातें हमारे मन में आएंगी, बट उन बातों को इग्नोर करना है। और आपका बेटा जो कह रहा है, फुल एम्पैथी वहां रखनी है। एम्पैथी मतलब कि वो एक ऐसे एज में है जहां अपने दोस्तों के साथ वो फन करने के लिए जा सकता है, और
उसके लिए वो अलाउड भी है। इस तरीके से उस अंडरस्टैंडिंग को सामने लाना होता है, और फिर बात करते करते, कम्युनिकेट करते करते वहां आपको अंडरस्टैंडिंग वे में आपको समझाना होगा कि दैट ड्राइविंग एट सच अ हाई स्पीड इज नॉट अलाउड। यहाँ आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि आई नो कि तुम बाइक सीखना चाहते हो, तुम बाहर जाके एंजॉय करना चाहते हो, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो है ना। तुमने क्या कभी उसके बारे में सोचा? क्या तुमने इतना कभी सोच रहे हो कि तुम अगर इस तरीके से 2-3 घंटे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अगर बाहर रहोगे तो हमारे मन में क्या चलेगा? तो जस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाउंड्रीज आप सेट कर रहे हैं, और फिर उसको हल्के से ये कहना कि अगर नेक्स्ट टाइम देखो तुम ऐसा करोगे तो मुझे कुछ ना कुछ तुमको एक पॉजिटिव पनिशमेंट देना पड़ेगा। यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस में ना आप पॉजिटिव पनिशमेंट का यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब ऐसा पनिशमेंट जो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होता, बट रैदर वो उसके लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद है एडोलेसेंस के साथ नेगोशिएट करना। नेगोशिएट करना मतलब, नेगोशिएट करने से क्या होता है, वो जो ऑटोनॉमी फील करना चाहते हैं ना, एक्चुअली वो फ्रीडम फील नहीं करते। कंटिन्यूअसली हम बहुत ज्यादा अगर ओवर कंट्रोलिंग पेरेंटिंग कर देते हैं ना, मतलब जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहते हैं, कि हम हर एक चीज पे ना, हर एक एक्टिविटी पे हम उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ गए थे, तुम इतना लेट क्यों सो रहे हो, तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तुम इतना, मतलब इस तरीके से बात, हर एक एक्टिविटी पे हम उन्हें जाके जज कर रहे हैं। तो इसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। लाइक हमेशा उनके सर के ऊपर आप बस मंडरा रहे। तो इससे ना वो फ्रीडम फील नहीं करते, वो उनकी जो ऑटोनॉमी होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो एग्जर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, वो एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। तो पावर को एग्जर्ट करना सीखना, फिर फ्रीडम का अच्छे से यूटिलाइज करना, और दोस्तों के साथ किस तरीके से हेल्दी वे में उनके चॉइसेस को और अपने चॉइसेस को एक ना अच्छे से उनमें बैलेंस करना, ये सब सीखना जरूरी होता है। और जब हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं ना, तो वो नहीं समझ पाते कि अभी हम करें तो करें क्या। हर एक छोटी छोटी चॉइसेस में ना उनको फिर वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब आप नेगोशिएट करते हैं, तो नेगोशिएशन में क्या होता है, आपने अपनी विश भी सामने रखी और उनको भी फ्रीडम दिया कि तुम्हारे हाथ में भी एक फ्रीडम है, पावर है कि तुम अपने लाइफ को कैसे हैंडल करोगे। जैसे स्टडी टाइम हो गया, या फिर मोबाइल देखने का टाइम, या फिर प्ले टाइम, या फिर टीवी, कोई भी एंटरटेनमेंट, आप उससे कहेंगे कि आप 30 मिनट के लिए आपको स्टडी करना है, या फिर 1 आवर के लिए आपको स्टडी करना है, और तभी तुम डिसाइड करो कि तुम कब करना चाहते हो। तुम खेलने के बाद करोगे डेफिनेटली, या तो 6 बजे करो, नहीं तो 7 बजे करो। तो वहां ना आपको एक फर्मनेस के साथ बट रिस्पेक्टेबल वे में आपको ये बात रखनी होती है। और जब आप देखेंगे कि आपकी इस बात को वो वायलेट किया, उसने ये बात नहीं मानी, तब आपको वहां जाके फिर से रिमाइंड कराना है कि कल तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, या तुमने कहा था कि मैं 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, तो आज तो 7:30 हो रहे हैं, तुम पढ़ने क्यों नहीं बैठे? तो वो फिर आपसे कहेगा कि मम्मी आप आधे घंटे के लिए आप इतना कह रहे हो। आपको फिर वहां एम्पैथी लानी है, फिर आपको काम एंड कंपोजर के साथ कम्युनिकेट करना है कि कल तुमने बात की थी, अभी तुम अपने बात से पीछे हट रहे हो, तो क्या ये ठीक है? तो अब देखिए, हो सकता है कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ना आपको इसका बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट एक रिप्लाई मिले, बट रिपीटेशन, बार बार उसको रिमाइंड कराना, बार बार कॉन्सिक्वेंसेस को उसे याद दिलाना, पॉजिटिव पनिशमेंट का यूज करना, इस तरीके से ना हम उनके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी होता है चॉइसेस देना, कौन से कपड़े तुम पहनोगे, कौन से गिफ्ट तुम अपने लिए खरीदोगे, अपने फ्रेंड्स के लिए खरीदोगे, घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसे इन्वॉल्व करना, जैसे ग्रोसरीज हो गया, या फिर सुबह उठ के जिस दिन उसका छुट्टी होगा, स्कूल नहीं होगा, तो घर में थोड़ा डस्टिंग करना, हल्के फुल्के जो भी काम है, तो उनको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप देते हैं ना, तो वो लोग फिर क्योंकि वो अडल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अडल्ट वाला फिर वो फील उनमें होता है। कभी कभार कुछ ऐसे 500 या 1000 नोट उनके हाथ में देखे, जाओ आज तुम ये ग्रोसरीज लेके आओ,
तुम कैलकुलेट करो कि क्या आज करना है, मेन्यू सेट करो कि आज डिनर में क्या होगा, आज तुम्हारे चॉइसेस के खाने बनेंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वो जो एडोलेसेंट एज में हम एज अ पेरेंट उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हुए भी ना कभी कभार उनके बिहेवियर्स को और अपने बच्चों को ना उनके बिहेवियर्स की वजह से ना हम उन्हें लेबल भी करते हैं। हम उनकी आइडेंटिटी को और उनके बिहेवियर से ना हम अलग नहीं कर पाते। वो कुछ भी बिहेवियर जैसे रूड बिहेवियर करते हैं ना, तो हम ना अपने रिलेटिव्स के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने ना, अरे ये बहुत बदतमीज हो गया, मेरी तो बात ही नहीं मानता, हम जनरली इस तरीके से बात कर देते हैं। तो आपने देखा कि आपके बच्चे के बिहेवियर की वजह से आपने उसे लेबल कर दिया और ये बच्चा आपको सुन रहा है, वो देख रहा है कि मेरी मम्मी मुझे ही बदतमीज कह रही है। तो अब जब वो देख रहा है कि मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे बदतमीज कह रहा है, मतलब मैं हूँ बदतमीज, तो वो ऑटोनॉमी पावर को दिखाने के चक्कर में फिर वो क्या करेगा, वो और बदतमीजी दिखाएगा कि हाँ मेरे घर में तो मेरे को सब बदतमीजी बोलते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। उनका एक नॉर्मल बहुत ही कॉमन एक डायलॉग होता है। और इस तरीके से ना इस बिहेवियर्स में आप एस्केलेशन ही देखेंगे, उनमें आप वो कम नहीं होगा। एज अ पेरेंट ना हम कभी कभार ना इसको रीइंफोर्स हम ही करते हैं, क्योंकि वो हमारे ही घर में है। हम बिहेवियर्स में चेंजेस जब देखते हैं तो हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, रैदर हम उसे एस्केलेट करने में कहीं ना कहीं, हम नहीं चाहते एस्केलेट करना, बट हमारी नासमझी की वजह से भी ना वो रेनफोर्स हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इस एज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडोलेसेंट एज प्रॉब्लमेटिक एज नहीं बल्कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक ट्रांजिशन एज है। इसमें हम इनको नहीं समझेंगे ना, तो समझ गए तो हम भी खुश और उनकी लाइफ में ना बहुत बड़ा एक बेंचमार्क एक एज हो सकता है। बहुत लर्निंग्स इसमें हो सकती है, बट उनकी लर्निंग्स नहीं, उसके साथ साथ एज अ पेरेंट हमें भी सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू। जो फोन यूज है, मैं फिर से पेरेंट्स की ओर ही मुड़ना चाहूंगी। फोन यूज हम सभी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हम घर पे फोन यूज एक लिमिटेड वे में यूज करते हैं? क्योंकि हम जब तक नहीं करेंगे हमारा बच्चा हमें ही मॉडलिंग करेगा। अभी आता है बच्चे के बिहेवियर में चेंज करने में। तो सबसे पहले क्या मैं सारे दिन में कितनी बार फोन यूज कर रही हूँ, और फोन यूज कर भी रही हूँ तो उसमें मैं क्या देख रही हूँ? ठीक है, अब है कि आप जब देख रहे हैं, चलो ठीक है, आपने एज अ पेरेंट आपका खुद का जो फोन यूज है आपने उसमें घटौती की, आपने कम किया उसको, लेकिन आपके बच्चे में वो चेंज नहीं आया। आपका बच्चा जो है बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो, मैंने सुना था कि रात के 3 बजे तक लाइक चैट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और दरवाजा बंद है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। तो अगेन एम्पैथी देखनी है कि वो जो दरवाजा बंद किया उसने वो क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि उसे अभी एक प्राइवेसी चाहिए। ये एम्पैथी हमने देखी, ये हमने समझा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी जरूर दी जाएगी, यू आर अलाउड टू हैव दैट, लेकिन रात के 3 बजे आप उसका दरवाजा नॉक नॉक कर रहे हैं, ठीक है, और जब नॉक नॉक किया तो उसने गुस्से से दरवाजा खोला, क्या है, क्यों, क्या आपको नींद नहीं आ रही? तो नहीं है मुझे भी। आपने कहा तुम 3 बजे तक क्यों ये मोबाइल वगैरह देख रहे हो, ये कोई टाइम है क्या मोबाइल देखने का? हाँ देख रहा हूँ, तो क्या हो गया, अभी तो देखते हो। जनरली इतना ज्यादा रूड बिहेवियर होता है, तो फिर ऐसे ही एस्केलेट हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा झगड़ा चिल्लाना ये सब।
तो ठीक है, उस टाइम पे अगर आप गुस्सा हो गए, इट्स वेरी नॉर्मल टू बी एंग्री। आप वहां से उस रात के लिए तो कम से कम उसको स्टॉप कीजिए। अगले दिन सुबह या शाम को, क्योंकि वो स्कूल जाएगा सुबह उठ के, अगले दिन जब सुबह शाम को जब वो घर आएगा लंच के बाद, उसके साथ आपको बैठना है फेस टू फेस। और फेस टू फेस बैठ के देन अगेन उसे, जैसे मैंने कहा, उसे समझाना है। समझाना है इन द सेंस, सबसे पहले तो उसे समझना है कि वो जो फोन देख रहा था, इसमें समझने वाली बात क्या है कि वो जो फोन देख रहा है वो एक तो क्या है, आजकल का डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड है, हर कोई फोन देखेगा, तो फोन देखने की उसे भी आदत एक लग चुकी है, वह हैबिट फॉर्म हो चुका है और ये बहुत दिनों से कर रहा है। तो वो एक दिन में आपके चिल्लाने से, डांटने से या समझाने से भी ना वो आदत नहीं जाएगी, क्योंकि उसका ब्रेन, हो सकता है कि आपने बहुत उसे डांटा, आपने समझाया भी, आपने बहुत प्यार से समझाया, एक दिन के लिए उसने नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, 3 दिन नहीं देखा, बस चौथे दिन ना आप देख रहे हैं कि फिर से वो कहीं ना कहीं से उसने मेरा फोन या फिर किसी और का फोन लेके फिर से वो शुरू है, वो रात के 3-4 बजे तक गेम खेल रहा है या फिर कर रहा है। तो देन इसमें ना मतलब लाइक बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट या खुद को एंगर में लेके आना और जो है करने से कोई फायदा नहीं। आपको इस बात को समझना होगा दैट हिज ब्रेन इज फिक्स्ड टू दैट हैबिट, और उस हैबिट को हम तभी पीछे उसको हटा सकते हैं जब उसे बार बार फोन यूज के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाएंगे। बार बार उसे समझाना पड़ेगा कि 3 बजे तक अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, अगर फोन यूज करोगे तो उसका तुम्हारे माइंड पे क्या असर पड़ेगा। उसे एजुकेट करना, और इसके लिए सबसे पहले खुद को एजुकेट करना जरूरी है कि फोन यूज कब करते हैं, फोन है क्या चीज, क्या ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने फ्रेंड से अगर चैट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके का चैट है, कोई स्टडीज का अगर रिलेटेड कोई वीडियोस भी देख रहे हो, चलो कोई बच्चे बोलते कि नहीं मैं तो मम्मी पढ़ रहा था, और कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बदमाशी करते हैं, कुछ बच्चे एक्चुअली में स्टडी वीडियोस देखते हैं। तो अगर वो वीडियोस भी देख रहे हैं तो एक हेल्दी चीज हमें तक लगता है नहीं कि नहीं मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, नहीं, डेफिनेटली वो पढ़ाई कर रहा है, वो नॉलेज गेन कर रहा है, बट रात के 3 बजे तो इट्स नॉट ना, अब फिर अब कब सोओगे फिर। तो उसको वो समझाना कि तुम्हारा एक फ्री साइकिल होना चाहिए, तुम्हारा एक रूटीन होना चाहिए, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारा ब्रेन है, इसे इन्हें रेस्ट देना, एक प्रॉपर मेंटल हाइजीन को फॉलो करना। और ये हम तभी कर सकते हैं ना जब हम खुद को एजुकेट करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ फर्स्ट एंड देन दैट एजुकेशन वी हैव टू ट्रांसफर टू आवर चिल्ड्रन। एंड अगेन मैं कहूंगी इट हैज टू बी इन अ रिपीटेड वे, बार बार, क्योंकि बच्चे भूल जाएंगे। बच्चे अगले दिन स्कूल जाएंगे, फिर फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे, गेम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उनमें क्रेविंग आएगी कि अरे मेरा दोस्त खेल रहा है तो मैं क्यों नहीं खेलूंगा, फिर वो आपको दोबारा रिपीट करना है विद अ होप दैट ही मे चेंज। आप में अगर वो चेंज आया है तो डेफिनेटली आपके बच्चे में भी आएगा।